गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपने बात करेंगे इतिहास की। इतिहास में अपने उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो 2012 से लेकर 2020 के मध्य जो विभिन्न बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चनों की अपने बात करेंगे। और क्वेश्चनों की संख्या होगी भैया अपने 20। इसीलिए अपनी थीम का नाम है 20% की डोज परीक्षा तक रोज। ओके भैया, तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखो, इन क्वेश्चनों का पूछने का मेरा मकसद ये है कि आपको कम से कम ये पता हो कि किस प्रकार का पेपर आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपकी तैयारी कितनी है। जैसे यहाँ से आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट अगर इन 20 क्वेश्चनों में से 18, 19, 20 मतलब 18 प्लस सही कर रहा है ना, तो वो मान के चल सकता है कि उसकी तैयारी बेस्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं भैया। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। भैया मौर्य साम्राज्य जिसकी नींव जो है वो 322 ईसा पूर्व में डाली गई थी। 322 ईसा पूर्व में जिसकी स्थापना हुई थी और चाणक्य के सहयोग से जिसकी स्थापना हुई थी। तो देखो अपने ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक और समुद्रगुप्त। अब यहाँ पर भैया देखो लगभग स्टूडेंट को आंसर तो पता है, लेकिन कंफ्यूज किन दो में हो रहे, एक तो इसमें और एक इसमें। यहाँ पर लगभग स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन सा था। तो ध्यान रखना भैया, चंद्रगुप्त मौर्य तो था मौर्य वंश का पहला शासक, जबकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है ये था भैया अपने गुप्त वंश का शासक। तो अपना आंसर क्या हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, इसी ने हराया था भैया अपने नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, इसको हराकर इसने मौर्य वंश की नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं भैया, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भैया, नेपोलियन बोनापार्ट एक महान शासक हुआ था अपने फ्रांस में। तो अपने जिस प्रकार की विजय नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी ना, उसी प्रकार की विजय अपने भारत में भी एक शासक ने की है। इसलिए उसको V.A. स्मिथ, एक इतिहासकार थे जिनका नाम था V.A. स्मिथ, उन्होंने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। अब किसको कहा था भैया, तो वह है अपने गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का जो शासक था समुद्रगुप्त। और प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिसेन की, उसमें कहा गया है इनको भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, हर्षचरित के रचयिता कौन थे। हर्षचरित भैया जो हर्षवर्धन के जीवन पर लिखी गई रचना है और इसकी रचना जो है वो किसने की थी, बाण भट्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है भैया, तज़किरा क्या है। देखो यहाँ पर सभी में मैंने आपको ईयर्स लिखे हैं। ये ईयर जो है कहने का मतलब है कि इन सालों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे तज़किरा है वो 2013 में, 2015 में, 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है तज़किरा क्या है भैया। ऑप्शन देखो अपने, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण, पत्रों का संकलन, इस्लामिक कानून या सूफी संतों का निवास। तो भैया तज़किरा जो है, जो सूफी संत होते थे उनकी जो जीवनियाँ होती थी उनका क्या करना, स्मरण करना, वही क्या कहलाता है, तज़किरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं भैया। 5वां क्वेश्चन है अपने, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला कानून कब बना था। 2014 और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया। सती प्रथा देखो क्या होती है, अपने प्राचीन समय में भैया जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पति की चिता के साथ में ही उसकी जो पत्नी होती थी उसको भी जीवित जला दिया जाता था, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। ठीक है, तो अब ये सती प्रथा जो थी इसको गैर कानूनी घोषित करने वाला कानून कब बना था। ये बना था भैया 1829 में, जिस समय अपने भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय सारे स्टोरीज की बताई हुई है कि किस प्रकार से राजा राम मोहन राय की भाभी को ज़बरदस्ती सती किया गया था, वो सारी स्टोरी अपने पहले हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भैया। 6वां क्वेश्चन है अपने, कलकत्ता की लॉटरी कमेटी के बारे में आप क्या जानते हैं। देखो भैया लॉटरी कमेटी, अपने कई बार कहते नहीं क्या सर मैं तो लॉटरी की टिकट खरीद रहा हूँ, मेरे तो लॉटरी निकली है।
ठीक है। तो लॉटरी कमेटी क्या है, देखो भैया कलकत्ता में एक प्रकार से जो लॉटरी कमेटी होती थी ना, वो क्या करती थी, लॉटरियां बेचती, ठीक है, और लॉटरियां बेचकर धन इकट्ठा करती थी और उस धन को जो है वो कलकत्ता के नगर नियोजन में लगाया जाता था। समझ रहे हो, कब, जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल था, उस लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद में कलकत्ता में जो नगर नियोजन का कार्य किया गया वह इसी लॉटरी कमेटी द्वारा धन इकट्ठा करके किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है भैया, अपने महाभारत कालीन स्त्रियों की विभिन्न समस्याएं लिखिए। महाभारत कालीन मतलब भैया महाभारत काल में जो महिलाएं थी उनकी कंडीशन कैसी थी, उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं थी। ये क्वेश्चन अपने 2012, 2013 और 2015 में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखो भैया, आपने पहली बात तो ये कह सकते हैं कि महाभारत काल में जो स्त्रियां थी उनको भोग की वस्तु समझाता था, उपभोग की या एंजॉयमेंट की एक प्रकार से कह दे, यह आपको पता भी होगा, जैसे द्रौपदी वाली चीर हरण वाली घटना, ठीक है। इसके अलावा यह महाभारत काल में जो स्त्रियां थी उनको एक प्रकार से बहुत ही कम अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। इसके अलावा यह जो पिता की संपत्ति होती थी उस संपत्ति पर स्त्री का या पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता था। इसके अलावा यह स्त्रियां जो होती थी उनको पुरुषों के मुकाबले काफ़ी निम्न समझा जाता था। और इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि जो स्त्रियां होती थी उनको पुरुष के अधीन या पुरुष के एक प्रकार से पुरुष के वर्चस्व में रहकर ही कार्य करना पड़ता था। तो ये सारी समस्याएं जो थी वो किसकी थी, अपने महाभारत कालीन स्त्रियों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 8, बहिर्विवाह पद्धति की कोई 2 विशेषताएं बताइए। बहिर्विवाह पद्धति भैया देखो, बहिर्विवाह पद्धति में क्या होता था कि इस पद्धति में अपने गोत्र से बाहर विवाह किया जाता था, ठीक है, मतलब अब विवाह जो है वो अपने गोत्र से बाहर करना पड़ता था। तथा इसके अलावा या इस पद्धति में अपने पिता का महत्वपूर्ण जो कार्य होता था वो क्या होता था, कन्यादान होता था। मतलब इस पद्धति में पिता के द्वारा क्या किया जाता था, कन्यादान किया जाता था, अर्थात विवाह में कन्या की क्या की जाती थी, भेंट की जाती थी, ठीक है। तो ये हो गई भैया अपने बहिर्विवाह पद्धति। इसका उल्टा कर दे तो वो कौन सी हो गई, अंतर्विवाह, मतलब जिसमें एक ही समूह गोत्र के मध्य ही क्या हो जाते हैं, विवाह हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 9। देखो सभी क्वेश्चन भैया आपके विभिन्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसीलिए मैं देखो आपने शायद देखा होगा, गौर किया होगा, ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से कॉपी में लिखे हैं। क्यों, क्योंकि मेरे पास में पूरी बुक है सभी पेपरों की, तो उनमें से भी मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो राजस्थान बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन जो है वो राजस्थान बोर्ड में पूछे हुए हैं भैया, इसीलिए मैंने हाथ से लिखे। मैं चाहता तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर वैसे भी करा सकता था। जैसे यही 9वां क्वेश्चन है अपनी, 9वां क्वेश्चन जो है, इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर विचार करते, संक्षेप में बताइए। तो ये क्वेश्चन है भैया, ये 2017 में तो अपने राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है और 2019 में ये अपने CBSE MP बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक है। MP बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, दिल्ली है, बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को सिर्फ ये सभी क्वेश्चन ये जरूर से ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए ना, ये राजस्थान बोर्ड में तो जरूर से आए हुए हैं। तो अपने बात करते हैं भैया, कोई भी इतिहासकार है वह किसी ग्रंथ का विश्लेषण करता है तो किन किन पहलुओं पर विचार करता है, मतलब कौन कौन सी बातें ध्यान रखता है। तो पहली बात तो वो ध्यान रखता है कि ग्रंथ की भाषा क्या है, समझ रहे हो, मतलब प्राकृत है, तमिल है, पाली है, संस्कृत है, क्या है। दूसरी बात, ग्रंथ किस प्रकार का है, मतलब कोई कथा के रूप में है या कोई मंत्र के रूप में है। तीसरी बात, ग्रंथ का जो लेखक है, राइटर है, वो कौन है और उसका दृष्टिकोण क्या है, उसके क्या विचार है, इन बातों का ध्यान देता है। इसके अलावा यह अपने जो श्रोता है उन श्रोताओं का रिएक्शन कैसा है, श्रोताओं की अभिरुचि कैसी है, उसके बारे में पता करना पड़ता है। तो इन सभी बातों का एक प्रकार से अपने क्या करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है भैया, अपने हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह है। इजी सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 26 चिन्ह है भैया। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल रहे कोई 2 पुरातत्ववेताओं के नाम लिखिए, मतलब कौन कौन रह चुके हैं, 2 के नाम लिखने हैं। तो पहला तो आपको सबको पता है, अलेक्जेंडर कनिंघम,
ठीक है। दूसरा अपने लिख सकते हैं भैया व्हीलर। ओके। 12वां क्वेश्चन है भैया जातक ग्रंथों की मुख्य विषय वस्तु क्या है। देखो जातक ग्रंथ है क्या, कई बार सीधा पूछ ले जातक ग्रंथों का संबंध किस धर्म से है, तो ध्यान रखना भैया बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं, ठीक है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं उनको बोलते हैं जातक कथाएं या जातक ग्रंथ। और कौन सी भाषा में है, ये पाली भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया सम्राट अशोक द्वारा धारण की गई 2 उपाधियां बताइए। मौर्य सम्राट अशोक जो था भैया उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, कोई 2 उपाधियों के नाम लिखने हैं। तो अपने पहली उपाधि तो लिख सकते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक द्वारा देवनामप्रिय की उपाधि धारण की गई। देवनामप्रिय का मतलब देवताओं के समान प्रिय, ठीक है। दूसरे अपने कह सकते हैं कि अशोक के द्वारा प्रियदर्शी की उपाधि धारण की गई। प्रियदर्शी का मतलब जो देखने में क्या हो, सुंदर हो। तो ये उपाधियां किसके द्वारा, अशोक वर्धन की भी की गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार की कई उपाधियां मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा धारण की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 14। महाकाव्य काल में चांडाल किसे कहा जाता था। चांडाल, चांडाल कौन होता था भैया। देखो चांडाल किसको बोलते हैं, जो शवों को एक प्रकार से जलाने का काम करता है, शवों की अंत्येष्टि करने वाला, या जो शहर के अंदर आने से पहले ढोल नगाड़े बजाता है, वो होता है चांडाल। जो मर्त पशुओं को छूने का कार्य करते हैं, उठाने का कार्य करते हैं, वो कौन होते थे, चांडाल होते थे। 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया गोत्र किस प्रकार अस्तित्व में आए, इनके 2 महत्वपूर्ण नियम कौन से थे। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है भैया। गोत्र जो है वो लगभग 1000 ईसा पूर्व में जो ब्राह्मण वर्ण था भैया, उस वर्ण के द्वारा ये प्रचलित किया गया। और इसके 2 महत्वपूर्ण नियम क्या थे, नियम ये थे कि शादी के बाद में जो स्त्री होती थी उसे पति का गोत्र अपनाना पड़ता, जैसे अपने अपनाते हैं भी, शादी होने के बाद में पति का गोत्र लगता है, ठीक है। और एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकते, ये दूसरा नियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अपने क्वेश्चन नंबर 16। फ्रांसवा बर्नियर कौन था। बर्नियर भैया, ठीक है, जो कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का रहने वाला था। ये कौन था भैया, तो फ्रांस ऑफ बर्नियर जो है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना ये आया कब था। देखो ये आया था 1656 ईस्वी में भारत में, मुगल काल में। और उस समय शासक था शाहजहां, ठीक है, उसके समय आया था। और 1668 ईस्वी तक ये यहाँ पर रहा था, ठीक है। और ये एक प्रकार से अपने कहे एक चिकित्सक भी था, एक राजनीतिज्ञ भी था, एक दार्शनिक भी था, एक इतिहासकार भी था। कई बार इसकी पुस्तक का नाम पूछ लेते हैं भैया, पुस्तक का नाम भी आपको जरूर से ध्यान रखना है, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 17। ये देखो सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है भैया। खंड क को खंड ख से सुमेलित कीजिए। देखो यहाँ पर ये विभिन्न शासकों के नाम है, इस साइड में सभी वंशों के नाम है, तो आपको मिलाना है। जैसे बिंदुसार है, बिंदुसार कौन से वंश का था भैया, तो अपने को पता है बिंदुसार मौर्य वंश का दूसरा शासक था। राजेंद्र प्रथम है, ये चोल वंश का शासक था। कृष्णदेव राय है भैया, ये तुल्लु वंश का शासक था। और हर्षवर्धन जो है वो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं भैया। 18वां क्वेश्चन है अपनी, गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था। भैया गांधी जी ने 1920 ईस्वी में आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। और 1922 में इसको वापस ले लिया था। उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है वहाँ पर एक जगह है भैया जिसका नाम है चोरा चोरी। वहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे, उस जुलूस के ऊपर भैया पुलिस वालों ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। तब जो व्यक्ति जुलूस निकाल रहे थे उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने उस थाने में क्या लगा दी, आग लगा दी, जिसमें लगभग 20-21 सिपाहियों की क्या हो गई, जिंदा जलने से मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर भैया जो आग लगाई थी वो क्या हो गई, एक प्रकार से हिंसा हो गई। और गांधी जी किसके पुजारी थे, अहिंसा के। तो गांधी जी ने कहा कि यहाँ पर आपने क्या कर दी, हिंसा कर दी। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया या वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं भैया। विजयनगर आने वाले कोई 3 यात्रियों तथा उनके देशों के नाम लिखिए। देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2016 और 17 में। अब यात्री तो अपने को याद रह जाते हैं, लेकिन देश कौन से हैं। जैसे पहली बात करें भैया, पहले आया था अपने अब्दुल रज्जाक, ठीक है, अब्दुल रज्जाक कहाँ का था, ये फारस का था। दूसरा आया था भैया अपने निकोलो कोंटी, ये कहाँ का था, इटली का था। तीसरा आया था भैया अपने डोमिंगो पेस, ये भी कहाँ का था, अपने इटली का था। अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 20। आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किल्लेबंद भूभाग में क्यों रखा जाता था।
मतलब अपने मध्यकाल में जो कृषि होती थी भैया, उस कृषि को अपने एक प्रकार से किलेबंद भूभाग में क्यों की जाती थी वो कृषि, उसके कारण क्या थे, मतलब उसकी रक्षा क्यों की जाती थी। तो किलेबंद भूभाग में रखने का प्रमुख उद्देश्य था भैया शत्रु सेना को खाद्य सामग्री से क्या करना, वंचित करना, कि मतलब कोई अपने ऊपर आक्रमण कर दे शत्रु तो उसको खाद्य सामग्री वहां पर प्राप्त ना हो सके। पहला कारण तो ये दे सकते हैं। दूसरा अपने कह सकते हैं कि किलेबंद भूभाग में भैया कृषि रखने से आपत्ति के समय, मुसीबत के समय वह अपने क्या होती थी, काम आती थी। ठीक है, इसके अलावा अपने कह सकते हैं भैया कि किलेबंद क्षेत्रों के अंदर ही एक प्रकार से विशाल अन्नागार होते थे, इसलिए वह भूभाग क्या होता था, किलेबंद होता था। ओके भैया, तो ये थे अपने कक्षा 12 इतिहास के 20 ऐसे क्वेश्चन जो विभिन्न बोर्ड भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जिनकी आगे भी पूछे जाने की क्या है, संभावना है। तो ओके भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।